गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 9 ऑफ योर यूनिट 5 दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने कोलाइडल सोल्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं वो देखे थे। हमने मेनली आपकी 3 टाइप की क्लासिफिकेशन की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल, यानी कि कोलाइडल जो सोल होते हैं उनको हम जर्नली कैसे प्रिपेयर कर पाते हैं। तो जर्नली मैंने आपको बताया था कि आपके जो कोलाइडल सोल होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज लायोफिलिक एंड द सेकेंड इज लायोफोबिक। लायोफोबिक बेटा लायो का मीन्स होता है लिक्विड और फिलिक का मीन्स होता है लविंग, यानी कि ये ऐसे सोल्स हैं जिनमें आपका जो डिस्पर्स्ड फेस है और डिस्पर्जन मीडियम में एक लिक्विड लविंग कैरेक्टर होता है। इनमें दोनों के बीच में एक एफिनिटी होती है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, जिसके कारण ये एक दूसरे के अंदर प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ अगर बात करें लायोफोबिक की बेटा, तो लायो का मीन्स वैसा ही सेम लिक्विड और फोबिक का मीन्स हेटरिंग, यानी कि ये ऐसे सोल्स हैं जिनमें आपके डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम में एक हेटरिंग कैरेक्टर होता है। ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से बचते रहते हैं। तो इस केस में अगर बात करें बेटा लायोफिलिक जो है आपके, मैंने आपको बताया था लायोफिलिक जो आपके सोल्स है वो सिंपली शेकिंग मेथड से फॉर्म होते हैं, यानी कि इस मेथड में शेकिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि आप कोई भी सुटेबल डिस्पर्स्ड फेस ले लो और उसके अंदर कोई भी जो भी सुटेबल आपका डिस्पर्जन मीडियम है उसको डालो और सिंपली शेक करो और आपका लायोफिलिक जो आपका सोल है वो सिंपली प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा लायोफोबिक की, तो लायोफोबिक जैसे हमने आपके डिफरेंस पढ़े थे लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल्स में, तो वहां हमने पढ़ा था कि सिंपली शेकिंग मेथड से आप लायोफोबिक सोल्स को प्रिपेयर नहीं कर पाते हो। इनके लिए, इनकी प्रिपरेशन के लिए आपको स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। हम क्यों स्पेशल मेथड्स यूज करते हैं? क्योंकि लायोफोबिक में जो आपके डिस्पर्स्ड फेस और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं, हेटरिंग कैरेक्टर होता है। तो सिंपली अगर आप उसको शेक भी करोगे, दोनों को डाल के डिस्पर्स फेस डाला आपने, डिस्पर्जन मीडियम डाला एक कंटेनर में और सिंपली शेकिंग से वो दोनों एक दूसरे के अंदर प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। दैट्स वाई हमारा यहाँ पे प्रॉपर कोलाइडल सोल प्रिपेयर नहीं हो पाता है। इसीलिए हम आपके कुछ स्पेशल मेथड्स यूज करते हैं लायोफोबिक सोल को प्रिपेयर करने के लिए। तो बेटा बुक में जितने भी आपके प्रिपरेशन मेथड है कोलाइडल सोल प्रिपेयर करने के लिए वो सारे ही आपके लायोफोबिक सोल को प्रिपेयर करने के मेथड्स है, क्योंकि लायोफिलिक सिंपली शेकिंग से बन जाता है, इसलिए हमें उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम मेनली उन पे फोकस करेंगे जो कि आपके नॉर्मल या इजी मेथड से नहीं बन पाते हैं। तो आपके जितने भी हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं आपको ध्यान में रखना है वो सारे लायोफोबिक सोल को प्रिपेयर करने के ही मेथड है। तो अगर बात करते हैं आपके प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल के, तो बेटा प्रिपरेशन मेथड आपकी 2 कैटेगरी में डिवाइड है। पहली जो कैटेगरी है वो है आपकी डिसइंटीग्रेशन मेथड, और हम इसे डिस्पर्जन मेथड भी कहते हैं। और दूसरी कैटेगरी है जो आपकी, या मैं कहूं दूसरे जो प्रिपरेशन मेथड है वो है आपके एग्रीगेशन मेथड। एग्रीगेशन मेथड या इसको हम कंडेंसेशन मेथड भी कहते हैं। मेथड्स भी कहते हैं। बेटे डिसइंटीग्रेशन, जैसे नाम से ही आप देखो डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना और डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है तोड़ना, यानी कि हमें पता है कि आपके जो कोलाइडल सोल्स हैं उनके पार्टिकल्स की रेंज होती है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर्स के बीच में। तो ये जो मेथड है आपका डिसइंटीग्रेशन मेथड, हम उन्हीं डिस्पर्स्ड फेस पे लगाते हैं जहां पे आपके डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, तो उन बड़े पार्टिकल्स को हम डिसइंटीग्रेट करते हैं, उनको हम तोड़ते हैं ताकि वो जो सोल प्रिपेयर करे उस सोल के जो पार्टिकल
है इस रेंज में आ जाए और आपका कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो सके। तो डिसइंटीग्रेशन मेथड्स में भी बेटा हमने आपके 3 मेथड पढ़ने हैं। पहला है आपका मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, सेकेंड इज योर इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, and the third is peptidation। ठीक है, ये आपके 3 हम डिसइंटीग्रेशन मेथड पढ़ेंगे, यानी कि ये ऐसे 3 मेथड है जिनमें हम लार्ज साइज डिस्पर्स्ड फेस के जो पार्टिकल है उनको, या मैं कहूं कि जो लार्ज साइज पार्टिकल है आपके सॉल्यूशन में, उनको हम डिसइंटीग्रेट करके तोड़ के एक प्रॉपर आपका कोलाइडल सोल प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें एग्रीगेशन मेथड या कंडेंसेशन मेथड की बेटा, तो जैसे एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि जोड़ना, एग्रीगेट करना। तो इस मेथड में हम आपके जो स्मॉल साइज पार्टिकल है उनको एग्रीगेट करवाते हैं ताकि आपका प्रॉपर कोलाइडल सोल प्रिपेयर हो सके। तो इसमें हम जनरली पहली जो कैटेगरी है वो आपकी लिखते हैं केमिकल रिएक्शन। हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एग्रीगेशन करवाते हैं। और नेक्स्ट जो है आपके वो बहुत सिंपल मेथड्स है, जैसे आप सॉल्वेंट को एक्सचेंज कर सकते हो, वो हम ओरली कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी ये 2 कैटेगरी है आपकी प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स की। मैं आपको फिर बता रही हूँ, डिसइंटीग्रेशन मेथड में हम वो मेथड्स इन्वॉल्व करेंगे जहां पे आपके बड़े साइज पार्टिकल्स को डिसइंटीग्रेट करके कोलाइडल सोल की रेंज में लाया जाता है। ठीक है, ताकि एक प्रॉपर आपको कोलाइडल सोल मिल सके। दूसरी तरफ एग्रीगेशन मेथड में बेटा हम आपके एग्रीगेट करवाते हैं, पार्टिकल्स को एग्रीगेट करवाते हैं ताकि आपके पार्टिकल जो है सस्पेंडेड ना हो, पार्टिकल सेटल ना हो, क्योंकि स्मॉल साइज के होंगे तो पार्टिकल सेटल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो हम उनको एग्रीगेट करवाते हैं, हम उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि एक प्रॉपर रेंज में आपके एक कोलाइडल सॉल्यूशन सोल की रेंज में आपके पार्टिकल्स के साइज आ सके और आपका एक प्रॉपर कोलाइडल सोल प्रिपेयर हो सके। तो पहले हम आपके डिसइंटीग्रेशन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। देखो तो बेटा अगर हम पहले मेथड की बात करें दैट इज मैकेनिकल मेथड, डिसइंटीग्रेशन का पहला मेथड हम है यूज करें मैकेनिकल मेथड। तो बेटा मैकेनिकल मेथड में हम एक आपकी मशीन टाइप की यूज कर सकते हैं जिसको हम चक्की भी बोलते हैं, कोलाइड मील। ठीक है, इस टाइप की हम एक मशीन यूज करते हैं, जैसे आपकी चक्की वर्क करती है, हाथ वाली जो चक्की वर्क करती है उसी टाइप से आपकी ये वर्क करते हैं। यहाँ पे आपका कोलाइडल मील में बेटा आपकी 2 स्टील की डिस्क होती है। किस टाइप से? इस टाइप से आपकी 2 स्टील की डिस्क होती है, एक ऐसी और दूसरी इस टाइप से। ठीक है, ये आपकी 2 स्टील की डिस्क है। तो बेटा ये जो डिस्क है कैसे वर्क करती है, एक डिस्क आपकी राइट हैंड साइड मूव करती है तो दूसरी डिस्क आपकी लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये दोनों डिस्क अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करने का एक इनका रीजन है, कारण है जिसके कारण मूव करती है। तो पहले ये वर्क कैसे करती है वो देखो बेटा, आपकी कोलाइड मील कैसे वर्क करती है कि हम इसमें आपका सस्पेंशन सॉल्यूशन है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपके पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, सेटल होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो ऐसा हम एक सस्पेंशन सॉल्यूशन इसमें डालते हैं। और जैसे हमारा कोई ऐसा सस्पेंशन सॉल्यूशन है जिसमें हमने वाटर लिया है एज अ डिस्पर्जन मीडियम और हमने कुछ डिस्पर्स्ड फेस ले लिया जिसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बड़े हैं और आपके इसमें डिस्पर्स है, सॉल्वेंट में डिस्पर्स्ड है, तो ऐसा सॉल्यूशन हम इसमें डालते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जब डालते हैं हम इसमें तो वो यहाँ पे आपके मिड में आना स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही यहाँ फिल हो जाता है आपका ये जो दो डिस्क हैं आपकी स्टील की, ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे मूव करने लगती है, यानी कि एक जो है राइट में और दूसरी ऐसे लेफ्ट में, इस टाइप से आपकी मूव करती है। तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में क्यों मूव कर रही है, क्योंकि आपके ये जो डिस्पर्स्ड फेस के बड़े बड़े पार्टिकल हैं ताकि ये डिसइंटीग्रेट
हो सके और एक प्रॉपर आपका कोलाइडल सोल प्रिपेयर हो सके। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है मैकेनिकल मींस यहाँ पे मशीन के थ्रू आपकी डिसइंटीग्रेशन हो रही है। जो लार्ज साइज पार्टिकल थे उनको डिसइंटीग्रेट, उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा सेकंड जो है आपका मेथड वो है आपका इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन जनरली हम मेटल सोल्स को प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको गोल्ड का सोल प्रिपेयर करना है, सिल्वर का सोल प्रिपेयर करना है या फिर प्लेटिनियम का सोल अगर प्रिपेयर करना है तो जनरली हम आपका इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपका क्या होता है, देखो यहाँ पे हम एक कंटेनर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करते हैं। यहां पे हम ऐसा एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में हम वाटर फिल करते हैं। ठीक है, और इस कंटेनर में हम 2 रॉड्स डालते हैं। इस कंटेनर में इस तरीके से हम 2 रॉड्स डालते हैं। और बेटा हम ये रॉड उस मेटल की डालेंगे जिसका हमें कोलाइडल सोल आपका प्रिपेयर करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये रॉड हम उस मेटल के डालेंगे जिसका हमें आपका कोलाइडल सोल प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मान लो हम आपका गोल्ड का कोलाइडल सोल प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपकी जो रॉड होंगी ये गोल्ड की रॉड होंगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, लार्ज साइज पार्टिकल है, बहुत बड़ा टुकड़ा है, बहुत बड़ी रोड है आपकी गोल्ड की, और इस रोड में बहुत छोटे छोटे गोल्ड के पार्टिकल्स होंगे। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स का हमें किसी तरीके से आपका क्या प्रिपेयर करना है, कोलाइडल सोल प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, इन दोनों रॉड्स को कनेक्ट करते हैं। सपोज ये मान लो, यहां लिख देती हूं, ये हम गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम के जो आपका सोल होता है उनको प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। मान लो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये आपका एनोड हो गया और एक आपका कैथोड हो गया। ठीक है, सेम मेटल का ही हम एनोड लेंगे, सेम मेटल का हम कैथोड लेंगे। तो बेटा हम यहाँ पे जो वोल्टेज देते हैं, हम जो बैटरी से यहाँ वोल्टेज देते हैं वो बहुत ज्यादा हाई पावर वोल्टेज देते हैं। तो जब आप बहुत ज्यादा हाई पावर वोल्टेज दोगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है। यहाँ इन दोनों के बीच में एक इन दोनों इलेक्ट्रोड रोड के बीच में एक इलेक्ट्रिकल आर्क प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिकल आर्क प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिकल आर्क का मतलब होता है चिंगारी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा वायर में से आपकी जो इलेक्ट्रिक की चिंगारी प्रोड्यूस होती है वैसे ही आपकी इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है। अब ये जो इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस हो रही है ये बहुत ज्यादा वोल्टेज की प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि आप यहाँ पे जो करंट जो आप सप्लाई कर रहे हो, वोल्टेज जो दे रहे हो वो भी बहुत ज्यादा पावर की आप दे रहे हो। तो बेटा क्या होने लगता है, जैसे ही आपकी क्या हो रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसमें जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इस रॉड में जो गोल्ड के पार्टिकल है वो डिसइंटीग्रेट यहाँ से टूट टूट के नीचे आने लगते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से आने लगते हैं, जैसे सॉल्यूशन में आने लगते हैं या मैं कहूँ सॉल्वेंट में, वाटर में आने लगते हैं। अब ये जो आपकी इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है ये भी बहुत ज्यादा वोल्टेज की होती है, और क्योंकि बहुत ज्यादा वोल्टेज की होती है तो ये क्या करती है, इस वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, और वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो ये गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल जो टूट के रॉड में से जो डिसइंटीग्रेट होके नीचे आ रहे हैं, ये इतनी ज्यादा टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस इवेपोरेशन को बचाने के लिए, इस इवेपोरेशन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे बेटा आपकी एक आइस बाथ यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आइस बाथ यानी कि एक ऐसा कंटेनर जो कि आइस से पूरा फिल हो, तो इस टाइप से आपका एक आइस बाथ यूज किया जाता है, आइस ट्रे यूज की जाती है जो कि इस कंटेनर को ऐसे तीनों तरफ से कवर कर सके। ठीक है, तो हम आइस बाथ क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि जो आपके वाटर का
ये जो टेम्परेचर है, जो आपकी इलेक्ट्रिक आर्क जो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की प्रोड्यूस हुई है, जिसके वजह से आपका इस कंटेनर का, या मैं कहूँ इसमें जो ये वाटर है, या मैं कहूँ ये जो पार्टिकल है वो इवेपोरेट हो रहे हैं, उन इवेपोरेटेड पार्टिकल्स का तुरंत इमीडिएटली कंडेंसेशन हो सके, और ये इवेपोरेट होते ही तुरंत इस आइस बाथ के टेम्परेचर की वजह से वापस सॉल्यूशन में आ जाए और आपका एक कोलाइडल सोल प्रिपेयर हो सके। ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान से देखो। आपका क्या है, हमने इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रो मीन जैसे कि हम यहाँ पे नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिसइंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले हमने आपकी वो मेटल रॉड्स ली हैं जिनका ये थिन और थिक नहीं है, ये सिर्फ बन गई है। ठीक है, तो ये हमने दो आपकी ऐसी रॉड्स ली है जिनकी मेटल का सोल आपको प्रिपेयर करना है। जिस भी मेटल का सोल प्रिपेयर करना है उसी मेटल की हमने रॉड ले ली है। उसके बाद उसको हमने बैटरी के दो टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने वाटर डाल दिया इस कंटेनर में। उसके बाद हमने क्या किया, आइस बाथ लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने जैसे ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पास की है, पास करते ही क्या हुआ है, आपकी रॉड में से छोटे छोटे गोल्ड के पार्टिकल नीचे गिरने लग गए, वाटर में आने लग गए। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ आती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की है, तो यहाँ से एकदम चिंगारी, एक आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क निकलती है, और ये इलेक्ट्रिक आर्क क्या करती है, इन पार्टिकल्स को इवेपोरेट करवाने लग जाती है। क्योंकि यहाँ का सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है इस हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से इन बहुत छोटे साइज पार्टिकल्स का इवेपोरेशन होने लगता है। तो इसीलिए हमने ये आपकी आइस बाथ यूज की है, ताकि ये जो वाटर, जो आपके पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे हैं, ये तुरंत कंडेंस हो सके और दोबारा से सोल्यूशन में आ सके, या मैं कहूँ दोबारा से आपके डिस्पर्जन मीडियम में आके एक प्रॉपर आपका कोलाइडल सोल प्रिपेयर कर सके। ठीक है, उसके बाद दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यूज हुई है। देखो यहाँ पे ये जो गोल्ड के पार्टिकल है, कंडेंसेट होने के बाद जब सॉल्यूशन में आते हैं, तो यहाँ पे चांसेस होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल है, तो चांसेस होता है कि ये जो पार्टिकल है आपस में मिलके नीचे सेटल हो सकते हैं। ठीक है, ये चांस होता है कि नीचे सेटल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। मान लो हमने KOH इलेक्ट्रोलाइट डाला है। ये KOH इलेक्ट्रोलाइट बेटा क्या करता है, ये जो आपके गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल जो कंडेंसेट होके दोबारा से सॉल्यूशन में आ रहे हैं, तो इनके अराउंड ये OH नेगेटिव पार्ट है, KOH जो इलेक्ट्रोलाइट है K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। तो ये जो आपके OH नेगेटिव आयंस है, ये क्या करेंगे, इस पार्टिकल के अराउंड एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर बना लेंगे। ठीक है, इसको नेगेटिवली चार्ज कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इस छोटे से पार्टिकल के अराउंड एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर बना लेंगे, तो दूसरे के पास भी नेगेटिव एटमॉस्फेयर हो जाएगा इन OH नेगेटिव आयंस की वजह से। और इस नेगेटिव एटमॉस्फेयर के कारण क्या होगा, ये दोनों जो पार्टिकल है एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे और इनका सस्पेंशन नहीं हो पाएगा, ये नीचे सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे, ये आपके सोल में ही रहेंगे, ये आपके कोलाइडल सोल में ही रहेंगे। और हमने आपका पढ़ा था कोलाइडल सोल में कि कभी भी पार्टिकल जो है, डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल कभी सेटल नहीं होते। तो ये सेटलिंग जो है आपकी पार्टिकल्स आपके सेटल हो सकते हैं, इसीलिए इस सोल को स्टेबल बनाने के लिए, इस सोल को इसी कंडीशन में रखने के लिए, या मैं कहूँ आपकी जो सेटलिंग है या सस्पेंशन है जो पार्टिकल्स की, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने एक प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, ताकि आपके जो पार्टिकल है वो आपस में कोलैप होके नीचे सेटल होना स्टार्ट ना करे। तो ये तो आपके दो मेथड हो गए, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल मेथड और दूसरा है आपका, फर्स्ट इज मैकेनिकल मेथड और दूसरा आपका इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। थर्ड मेथड जो आता है बेटा आपका वो है पेप्टाइजेशन मेथड। थर्ड मेथड है आपका पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन मेथड आपका क्या है, देखो पेप्टाइजेशन मेथड के लिए हमें, पेप्टाइजेशन मेथड से जो हम कोलाइडल सोल आपका प्रिपेयर करते हैं उसके लिए हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला आपका वाटर, या मैं कहूं कि कोई भी एक प्रॉपर डिस्पर्जन मीडियम, प्लस दूसरा हमें चाहिए आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड
प्रेसिपिटेट, और तीसरा हमें चाहिए आपका एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, हम ऐसे एक ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब टाइप की ट्यूब लेते हैं बड़ी, उसमें हमने वाटर डाला, प्लस हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपका प्रेसिपिटेट डाला, प्लस हमने उसमें एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाला, और तीनों को अच्छे से शेक कर दिया है। शेक करने से आपका एक प्रॉपर कोलाइडल सोल प्रिपेयर होगा। यहाँ पे होता क्या है बेटा कि आपके जब आप वाटर को और फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को शेक करते हो तो क्या होता है, एक टाइम के लिए तो आपके जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर में सस्पेंडेड हो जाते हैं, बट दूसरी तरफ क्या होता है, धीरे धीरे जैसे ही आप उसको थोड़े टाइम के लिए रख देते हो तो वो प्रेसिपिटेट फिर से नीचे सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी सेटलिंग को प्रिवेंट करने के लिए दोबारा से हमने, जैसे उस प्रोसेस में हमने क्या किया था, आपके सॉल्यूशन को स्टेबल बनाने के लिए या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबल करने के लिए हमने क्या यूज किया था, एक प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट यूज किया था। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी आपके सोल को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोलाइट के डालते ही जैसे ही आप दोबारा शेक करते हो, या मैं कहूँ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके आप जब वाटर और फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को शेक करते हो तो आपका एक प्रॉपर कोलाइडल सोल प्रिपेयर होता है। वहां पे कोई सेटलिंग नहीं होगी पार्टिकल्स की, पार्टिकल जो है पूरे डिस्पर्जन मीडियम में आपके डिस्पर्स्ड रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेप्टाइजेशन मेथड से भी आपके कोलाइडल सोल प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटा हम आपका कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमने लिया है आपका, ये है आपके प्रेसिपिटेट है आपके, मान लो आप जो कॉमनली यूज करते हैं, पहले वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने देखा है AgCl के प्रेसिपिटेट है तुरंत फॉर्म हो जाते हैं आपकी रिएक्शन में। ठीक है, जैसे ही आपके AgCl के प्रेसिपिटेट फ्रेशली फॉर्म प्रेसिपिटेट जो कि आपके व्हाइट PPT होते हैं, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, आप उसको निकालो, उसमें क्या करो, वाटर ऐड करो। ठीक है, प्लस आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो। मान लो हमने AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ही आप इसको शेक करोगे आपका एक प्रॉपर कोलाइडल सोल प्रिपेयर होगा। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि आप इलेक्ट्रोलाइट कैसे सेलेक्ट करोगे। आप ऐसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी ना यूज कर सकते हो। मैं आपको कह रही हूँ एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, एक प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट जो कि आपका इस कोलाइडल सोल को प्रिपेयर करने के लिए हेल्पफुल हो, उसी को आपको यूज करना है। यानी कि आप फिर इलेक्ट्रोलाइट कैसे सेलेक्ट करोगे, कैसे आप ये डिसाइड करोगे कि आपका सोल जो है स्टेबल इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट में होगा। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट करने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी आप प्रेसिपिटेट ले रहे हो, जिस भी कंपाउंड का प्रेसिपिटेट ले रहे हो, चाहे आप कोई भी प्रेसिपिटेट ले रहे हो, उस प्रेसिपिटेट का एक कॉमन आयन होना चाहिए आपके इलेक्ट्रोलाइट में। चाहे वो कैटायन पार्ट कॉमन होना चाहिए, चाहे कोई आपका एनायन पार्ट कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है उससे आपके इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन पार्ट क्या है, ये पार्ट है। ठीक है, अब इस कॉमन आयन की वजह से आपका क्या होगा, मान लो कि जब हमने डिसॉल्व किया, जब हमने वाटर में आपके वाटर डाला, उसमें हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या डाला, सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट डाले। ठीक है, और उसको शेक किया, उसके बाद आपका क्या हुआ है, ये पार्टिकल सस्पेंडेड हो गए पूरे, इसमें डिस्पर्स्ड हो गए पूरे आपके डिस्पर्जन मीडियम में। उसके बाद जैसे ही बेटा हम AgNO3 डालते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट, आपका क्या होता है, ये जो पार्टिकल है, मान लो ये आपके पार्टिकल थे। ठीक है, तो ये पार्टिकल क्योंकि किसके है, AgCl के है, तो ये आपके इलेक्ट्रोलाइट में Ag को क्या करेंगे, अपनी तरफ एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब करने से आपका क्या हुआ है, अब ये क्या हो गए, पॉजिटिवली चार्ज हो गए। ठीक है, दूसरा पार्टिकल भी ऐसा ही करेगा तो वो भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से मतलब इनके सराउंडिंग में इनका एटमॉस्फेयर जो है
पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो अब ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे और इनकी सेटलिंग नहीं हो पाएगी। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और आपके डिस्पर्जन मीडियम में ही घूमते रहेंगे। ठीक है बेटा, इसीलिए हम आपके इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं ताकि हम आपके कोलाइडल सोल को स्टेबल बना सके, हम सेटलिंग ना होने दें। ठीक है, और जब आपके पार्टिकल सेटल नहीं होंगे तो आपके वो क्या करेंगे, घूमते रहेंगे डिस्पर्जन मीडियम में, तो एक प्रॉपर आपका कोलाइडल सोल या कोलाइडल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। दूसरी तरफ बात आई है कि क्या आपके हम कैटायन पार्ट ही ले कॉमन में, मतलब कॉमन आयन जो आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो वो हम कैटायन पार्ट ही ले सकते हैं? नहीं, आप यहाँ पे HCl भी यूज कर सकते हो। HCl में कॉमन क्या है आपका, ये Cl पार्ट, यानी कि कोई भी एक आयन कॉमन होना चाहिए, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन पार्ट हो। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये जो आपके AgCl के पार्टिकल है बेटा, क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, यहाँ से Cl को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही Cl को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करेंगे, अब ये क्या हो गए, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे और नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ आके सेटल नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो बेटा ये आपके 3 मेथड थे, पहला मैकेनिकल मेथड, दूसरा इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, तीसरा आपका पेप्टाइजेशन मेथड। ठीक है, पेप्टाइजेशन मेथड में आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जो भी आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है उसमें वाटर ऐड करो, प्लस उसमें या मैं कहूँ कोई भी सुटेबल आप डिस्पर्जन मीडियम ऐड करो, प्लस उसमें आपको एक सुटेबल प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो जो कि आपका कॉमन आयन है प्रेसिपिटेट में और इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, जो जिसके वजह से आपका कोलाइडल सोल एक स्टेबल सोल बनेगा। ठीक है, तो ये तो आपके 3 मेथड हो गए। नेक्स्ट बात करें एग्रीगेशन मेथड की, तो देखो तो बेटा अगर हम सेकेंड आपकी प्रिपरेटिव मेथड देखें तो वो आपका है एग्रीगेशन मेथड, या हम इसे कहते हैं कंडेंसेशन मेथड भी। यानी कि यहाँ पे जो बहुत छोटे साइज के पार्टिकल हैं जो कि आपकी कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज में नहीं आ रहे, उन सॉल्यूशंस को हम एग्रीगेट करवाते हैं, उनको हम कंबाइन करते हैं ताकि वो पास पास आके कंबाइन हो सके और रिजल्टेंट जो आपका कोलाइडल सोल है उनका साइज जो है आपके नॉर्मल कोलाइडल सोल के पार्टिकल के साइज रेंज में आ सके, दैट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो पहले हम कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं जिनके थ्रू आपके तो बेटा पहला जो है हमारा केमिकल रिएक्शन वो है बाय डबल डीकम्पोजिशन। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो भी आप रिएक्टेंट ले रहे हो, जो भी 2 रिएक्टेंट ले रहे हो, दोनों का क्या होगा, डीकम्पोजिशन होगा। जैसे यहाँ पे हमने आर्सेनिक ऑक्साइड लिया है और प्लस उसमें से पास की है आपकी H2S गैस पास की है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, जो आपका आर्सेनिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन पार्ट हटा है और आपका सल्फर H2S गैस में से सल्फर पार्ट हट के दोनों ने इंटरचेंज कर ली है अपनी पोजीशन। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा AS2S3 जो कि एक कोलाइडल सोल के फॉर्म में आपको मिलेगा, प्लस आपका वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट मिलेगा आपको। दूसरी रिएक्शन की तरफ अगर चले बेटा तो वो है आपकी बाय रिडक्शन। रिडक्शन मेथड से भी आप ऑब्टेन कर सकते हो आपके कोलाइडल सोल। जनरली हम प्लेटिनम, गोल्ड या सिल्वर के कोलाइडल सोल इस मेथड से ऑब्टेन करते हैं। तो इस मेथड में हमें करना क्या होता है, जो भी आप मेटल ले रहे हो उसका हम सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे गोल्ड मेटल ले रहे हो तो गोल्ड का सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, या सिल्वर मेटल ले रहे हो तो सिल्वर का सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, या प्लेटिनियम का सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। उसमें जब हम आपका कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का सॉल्यूशन ऐड करते हैं, तो हमें आपका उसी मेटल का सोल मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो गोल्ड सोल मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिडक्शन कैसे हुआ है, देखो यहाँ पे जो Au है यानी कि जो आपका गोल्ड है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और यहाँ पे ये Cl-3 हो गया। Sn जो है बेटा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ठीक है। तो यहाँ से +3 से आपका गोल्ड जो है 0 स्टेट में आ रहा है, यानी कि रिड्यूस हुआ है, उसने इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो Sn है वहां +2 था, यहाँ पे
4 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखो सिंपली आपको पता चला यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स हम यहाँ पे रिड्यूस हो रहे हैं आपका गोल्ड, यानी कि हम रिडक्शन मेथड से भी आपके मेटल सोल ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड पार्ट, दैट इज बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की हेल्प से भी हम आपके सोल्स ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो आप जब भी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से H2 गैस पास करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ हमने ब्रोमीन वाटर लिया है, अगर आप नाइट्रिक एसिड से भी जब आप H2S गैस पास करोगे तो वहां पे आपको उसी का आपको सोल मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आपको सल्फर का कोलाइडल सोल ऑब्टेन हुआ है, सल्फर इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल सोल आपको यहाँ पे ऑब्टेन में होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें बेटा, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और यहाँ पे आपका 0 आया है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ है, सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया है, दैट मीन्स हम ऑक्सीडेशन की हेल्प से भी आपके कोलाइडल सोल प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो वो है बाय हाइड्रोलिसिस, यानी कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन को, एक्वस सॉल्यूशन को बॉईल करते हैं तो वहां पे भी हमें कोलाइडल सोल प्रिपेयर मिल सकता है। जैसे हमने कोई क्लोराइड, जैसे यहाँ पे आयरन क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड को हमने जब फेरिक क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन को जब हमने हीट किया तो हमें क्या मिल गया, FeOH होल थ्राइस का कोलाइडल सोल मिला है। तो ये आपके कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिनकी हेल्प से बेटा आपको कोलाइडल सोल इजीली मिल सकता है। तो इन केमिकल रिएक्शन में से जो भी कोई आपको 1 या 2 लर्न होती है उसको आप लर्न करो, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं कि आप कोलाइडल सोल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो केमिकल रिएक्शन वाले आप डिसइंटीग्रेशन मेथड में तो आपको तीनों पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, बट केमिकल रिएक्शन पार्ट में से आप कोई भी यहाँ से 2 इजी पार्ट ले लो, ठीक है, 2 कोई भी इजी रिएक्शन ले सकते हो और उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा एग्रीगेशन मेथड में, वो है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। कुछ ऐसे आपके मेटल्स है या मैं कहूँ कुछ ऐसे आपके डिस्पर्स्ड फेस है जो कि आपके पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एब्जॉर्ब नहीं होते। कैसे, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, उनकी लो एफिनिटी होती है टुवर्ड्स वाटर, तो हम उनको अल्कोहल का अगर हम कुछ पार्ट आपके सल्फर और फास्फोरस के एक्वस सॉल्यूशन में मिला दे तो वहां पे अभी आपके कोलाइडल सोल प्रिपेयर होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट अगर बात करें बाय कंडेंसिंग वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस इनटू द सॉल्वेंट, आपके जो भी वेपर्स बन रहे हैं, यानी कि आपके जो भी आप सोल प्रिपेयर कर रहे हो, सोल के पार्टिकल्स डायरेक्टली वेपराइज हो रहे हैं, सोल में नहीं टिक पा रहे हैं, स्टेबल नहीं हो पा रहे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उन वेपर्स का अगर हम प्रॉपर कंडेंसेशन करें, प्रॉपर हम उनको आइस ट्यूब में रखें या आइस बाथ में रखें तो हमें वहां से भी कोलाइडल सोल प्रिपेयर हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें बाय एक्सेसिव कूलिंग, बहुत ज्यादा कूलिंग से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। काफी ऐसे डिस्पर्स्ड फेस होते हैं जो कि सॉल्वेंट में स्टेबल नहीं होते, डिस्पर्जन मीडियम में स्टेबल नहीं होते, तो उनको स्टेबल करने के लिए हम उनको डीप फ्रीजिंग देते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव सुपर कूलिंग करते हैं ताकि वो आपको वहां पे स्टेबलाइज फॉर्म में मिल सके। तो बेटा ये आपके कुछ मेथड्स थे जिनके थ्रू हम आपके कोलाइडल सोल इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेक्चर में आपके प्योरिफिकेशन मेथड्स करेंगे कि आप कोलाइडल सोल्स को कैसे प्योरीफाई कर सकते हो। तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।